जैसा कि आप सबको पता है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि फार्मर्स इस बार इतने इतने गुस्से में क्यों हैं और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और फार्मर्स के क्या क्या पॉइंट्स हम देखते हैं आगे। ये बिल प्रेसिडेंट ने साइन करा था 27 सितंबर को। उसके बाद हर जगह जितने भी जो भी फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे। और अभी उन्होंने ये बोला था कि वो दिल्ली चलो का नारा दिया, और जितने भी फार्मर्स हैं जो पंजाब में, हरियाणा में, मेरठ में और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से वो नेशनल कैपिटल में आने का उनका इरादा था। तो फ्राइडे को जितने भी हमारे फार्मर्स थे वो सारे दिल्ली बॉर्डर के आसपास आ गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको एंटर नहीं करने दिया, ये बोलकर कि कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी लॉकडाउन भी है। और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस और फार्मर्स के बीच में क्लैशेस होने लग गए। वो टीयर गैस यूज़ हुए, वाटर कैनन्स यूज़ हुए, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो रात में जाकर दिल्ली पुलिस ने ये डिसाइड किया कि इनको बुरारी में एक ग्राउंड है, वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए दे देंगे। तो कुछ फार्मर्स तो चले गए वहाँ पर, लेकिन फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हमें उनको रामलीला मैदान ही चाहिए और जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकें, ताकि वो थोड़ा लाइमलाइट में आ सकें। तो इसकी वजह से वो जो बुरारी ग्राउंड में गए थे वो भी वापस आ गए, और सब अभी जितने भी फार्मर्स हैं वो सब बॉर्डर पे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ का कहना ये है कि अब वो बॉर्डर पे ही प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जितने भी दिल्ली से कनेक्ट होने वाले हाईवेज हैं वो भी बंद हैं। तो सरकार अगर ऐसे बात नहीं सुन रही, तो जब हाईवेज बंद होंगे तभी वो इस तरीके से बात सुनेगी। तो उनका कहना ये। तो देखते हैं हम व्हाट इज़ फार्म बिल 2020। देखिए, अब तो ये फार्म एक्ट बन चुका है। और बिल और एक्ट में ये डिफरेंस रहता है कि जो बिल रहता है वो एक ड्राफ्ट रहता है जो कि मिनिस्टर प्रेजेंट करता है दोनों हाउसेस में। और जैसे ही दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट का साइन होता है, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये एक्ट बन जाता है। तो हम देखते हैं, पहला एक्ट तो हमारा ये है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020। देखिए, इसमें यह है कि पहले जो होता था कि जो फार्मर्स थे वो एपीएमसी जाते थे और वहाँ जाके अपने जो भी सामान है उनको वहाँ पर बेचते थे। एपीएमसी हमारी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये जो भी होता है ये स्टेट इसको रेगुलेट करती है। बहुत अच्छा सिस्टम रहता है ये फार्मर्स के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि अब प्राइवेट मंडीज़ भी लोग खोल सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एपीएमसीज़ हैं वहाँ पर थोड़े कम रेट में अगर इनका सामान बिक रहा है, तो वहीं प्राइवेट मंडी पे वो लोग थोड़े हायर रेट पे भी वहाँ पर बेच सकते हैं। तो ये फ्रीडम फार्मर्स को है कि वहाँ पर वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो एपीएमसीज़ में जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट मंडी जाना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका डिसएडवांटेज ये चल रहा है कि चलिए, अभी तो फ़िलहाल जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट मंडी चले गए, क्योंकि प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स कुछ नहीं है। तो वहाँ बेसिक ऑब्वियस है कि चीज़ें वहाँ उनको थोड़ा फ़ायदा ही मिलेगा वहाँ पर जाके। लेकिन अगर आज से वो 3-4 साल बाद देखें, तो कोई भी एपीएमसीज यूज़ नहीं करेगा, तो एपीएमसी तो एट द एंड वो बंद हो ही जाएगी, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। तो फार्मर्स का ये है कि बाद में जाकर फिर जो ये प्राइवेट प्लेयर जो भी हैं, प्राइवेट मंडी के लोग हैं, तो ये बाद में जाके कभी फार्मर्स को ये ना बोल दे कि, या फिर उनको मजबूर ना कर दें कि आप सस्ते में ही सामान दो करके। तो फार्मर्स को यही डर है कि कल को आगे जाकर ये लोग मुकर ना जाएं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं जियो का। जियो जब शुरुआत में आया था तो उसने 1 साल तक तो पूरा फ्री नेट दिया। उसके बाद फिर उसने कुछ पैसे बढ़ाए, मतलब नॉर्मल रेट ही रखा उसके बाद भी। लेकिन आप देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट बाकी जो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनी थी उनमें कितना ज़्यादा पड़ा। जैसे एयरसेल करके एक हुआ करती थी हमारी, लेकिन वो अब बंद है। अब इंडिया में सिर्फ 3 ही सिम्स यूज़ होते हैं। एक तो वीआई का है जो कि वोडाफोन और इंडिया का आइडिया का मर्ज है। दूसरा हमारा एयरटेल है और तीसरा हमारा जियो है। तो अब इसका इम्पैक्ट अब ये है कि अब जो भी हम इनका जो रेगुलेशन होगा वो अब इन 3 कंपनी के हाथ में है। अब देख सकते हैं हाल ही में 4-5 महीने पहले क्या हुआ था कि अचानक से जितने भी रिचार्ज के रेट हैं वो 100 रुपीज़ इमीडिएट बढ़ गए थे। मतलब जैसे अगर हम 599 का रिचार्ज करते थे, तो अचानक से वो 699 का हो गया था। एक महीने में ही वो चेंज बहुत मेजर चेंज हो गया था। तो यही है कि अब इन तीनों की मोनोपोली होगी। जैसे अगर जियो हो गई, वीआई हो गई और ये एयरटेल हो गई, ये आपस में बात करके कभी भी रेट बढ़ा सकते हैं, कभी भी रेट कम कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली यही देखा जा रहा है कि कल को आगे जाके भी जो भी लिमिटेड प्राइवेट लोग, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, प्राइवेट मंडियाज होंगी, वो आपस में डिसाइड कर लेंगी कि हाँ भाई, इसका सामान नहीं खरीदना हमें, या फिर इसका सामान हमें इस रेट में खरीदना है। तो यही डर फार्मर्स को भी है। तो फार्मर का मेनली प्रोटेस्ट इसी एक्ट को लेकर है, और फार्मर्स में चाहता है कि इसमें बस एमएसपी का टर्म जोड़ दे कि प्राइवेट मंडियस में भी उनको एमएसपी मिलेगी।
अभी फ़िलहाल क्या होता है कि एमएसपी जो है वो एपीएमसीज में मिलती है, और एपीएमसी बल्कि एमएसपी से ज़्यादा ही मिल जाता है। और ये एमएसपी होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रहा है कि हाँ भाई इतना पैसा तो मिलेगा करके, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। तो अब ये होगा आगे कि जैसा मैंने बताया था कि एपीएमसी आज से 4-5 साल में जब कोई ध्यान नहीं देगा तो बंद हो ही जाएंगी, और वहाँ पर एमएसपी का प्रोविज़न है, बंद हो गई मतलब एमएसपी का प्रोविज़न भी ख़त्म। और प्राइवेट मंडी में एमएसपी का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो फार्मर्स बस ये चाहते हैं कि प्राइवेट मंडी में भी उनको एमएसपी का प्रोविज़न मिले बस। और गवर्नमेंट शायद इसलिए एमएसपी का टर्म नहीं जोड़ रही है प्राइवेट मंडी में, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एमएसपी का पॉइंट जोड़ देंगे तो शायद जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ना आए, या फिर ज़्यादा जो प्राइवेट मंडीज हैं वो ना खुल पाएँ। क्योंकि सबको पता है कि जो प्राइवेट जो भी रहता है वो एट द एंड उसको प्रॉफिट ही गेन करना है। अभी नहीं तो आगे 4-5 साल बाद, 4-5 साल बाद नहीं तो 5-6 साल बाद तो उनको प्रॉफिट लेना ही है। और दूसरा एक्ट ये है कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट ऑफ 2020। इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये है कि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे चिप्स की कंपनी हो गई या फिर बिग बास्केट हो गया, तो ये डायरेक्ट फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें आप अपने लैंड में ये उगा रहे हो, और हम ठीक है तो हम इतने प्राइस पे ये खरीद लेंगे बाद में जाके। तो ये पहले ही सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो ये तो फ़ायदा है फार्मर्स के लिए, और कोई इसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है। इसमें फ़ायदा फार्मर्स को ये होगा कि बीच के जितने भी मिडल मैन हैं वो सारे चले जाएंगे। जो कंपनीज होगी वो डायरेक्ट फार्मर से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही रिजॉल्व हो जाएंगी, पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ठीक है आगे चल के हम आपसे ये ले रहे हैं तो इस इतने पैसे में ले रहे हैं। और एक जो भी होगा एक प्राइस एश्योरेंस होगी, और फार्मर्स को ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है। लेकिन इससे एक छोटा मोटा नुकसान ये है कि देखिए इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं। वो लिमिटेड फार्मर्स हैं, वो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें हैं। उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो कंपनी उनके पास आएगी नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा उनका पैदावार होगा ही नहीं। तो बस यही उनका एक कंसर्न है कि छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए अच्छा है। और इसका डिसएडवांटेज एक और ये है कि जैसे चलो कल को आगे जाकर कोई कंपनी के बीच में कुछ क्लैश हो जाता है फार्मर्स का, तो वहीं एक फार्मर है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोर्ट वगैरह लॉयर्स वगैरह ज़्यादा नहीं रहते हैं अच्छे। वहीं कंपनी के पास बहुत सारे लीगल ऑप्शंस रहते हैं, उनके पास बड़े बड़े लॉयर्स रहते हैं, उन सबको पता है कि कैसे डील करना है और कैसे लोग को मैनिपुलेट करना है, ये सब प्राइवेट कंपनियों को पता रहता है। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अच्छा है, इसमें फार्मर्स को डायरेक्ट ही फ़ायदा मिलेगा। तो और इसके लिए कोई प्रोटेस्ट भी नहीं है, इसमें सब एग्री करते हैं। और ये एक तीसरा एक्ट है जिसमें द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। इसमें यह है कि जितने भी पहले जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था कि जो ऐसे पल्सीज हो गई, अनियन हो गया, पोटैटोज हो गया, तो इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाल रखा था। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम ज़्यादा लिमिट में स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। एक लिमिटेड उनको गवर्नमेंट ने नंबर फिक्स किया होता है कि ठीक है आप इतने क्विंटल क्विंटल तक रख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप रखेंगे तो वो इलीगल माना जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स और अनियंस और पोटैटोज, इन सब से हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि इसको अब जितना भी स्टॉक कर लो कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई कुछ इलीगल नहीं होगा। लेकिन ये एक टर्म जोड़ दिया है गवर्नमेंट ने कि ठीक है कल को अगर वॉर हो जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट बोल सकती है कि एक लिमिटेड स्टॉक का नंबर्स दे देगी इनको। तो इससे फार्मर्स को तो कोई नुकसान या कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे जो प्राइवेट लोग हैं या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में स्टोरेज कैपेसिटी एफसीआई के पास नहीं है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने कितनी फ़ोटोज़ देखी होंगी कि अनाज ऐसे ही बाहर बारिश में सड़ जाता है, लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इंडिया का अच्छा स्टॉक करने के लिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अब स्टॉक करने के लिए नए नए प्राइवेट लोग आएंगे, वो लोग नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी वेयर हाउसेस वहाँ पे खोल देंगे, तो इससे फ़ायदा तो होगा। लेकिन वहीं इससे एक जो कॉमन बंदा होगा, जैसे हम जैसे मिडल क्लास लोग हैं, उनको तो मेरे को लग रहा है नुकसान ही हो सकता है। क्योंकि ये लोग अब क्या करेंगे, ये फिर से स्टॉक अपना, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक का तो कोई प्रोविज़न नहीं है, अब ये कितना भी स्टॉक रख सकते हैं।
तो ये स्टॉक अपना रख लेंगे, मार्केट में देखेंगे कि ठीक है, मार्केट में थोड़ा प्राइस बढ़ता जा रहा है, ये थोड़ा और बढ़ाएंगे सामान, स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास तो है ही, ये सामान और छुपा देंगे उनको, तो मार्केट में चीज़ें नहीं होंगी, पैसा बढ़ जाएगा। प्याज का जैसे हम प्याज देखते रहते हैं, हर साल बढ़ता रहता है रेट, और फिर बाद में ये महंगे रेट पे उसको बेच देंगे। तो ये एक कंसर्न का है। बाकी इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कल को आगे जाके कि मिडिल क्लास को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरेगा, लेकिन बस वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट को थोड़ा रेगुलेशन इसका अच्छा रखना पड़ेगा, ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके, और वही माफिया, कोई माफिया ना बन जाए इसमें कि ठीक है, वो वही पूरा फिक्स कर रहा है कि मार्केट में प्याज का या फिर टमाटर का रेट इतना होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा वो अपना सारा सामान ला के फिर बेच देगा। तो ये सब ना हो, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ चाहिए। बाकी एट द एंड देखिए, फार्मर्स का सीधा यही कहना है, या तो ये तीनों बिल हटा दीजिए, तीनों बिल कैंसिल कर दीजिए, या फिर एमएसपी का टर्म जोड़ दीजिए पहले वाले बिल में, बस। और फार्मर कुछ नहीं कह रहा, और आप देख सकते हैं वो अपना प्रोटेस्ट नॉर्मली कर रहे हैं, ज़्यादा वायलेंस नहीं है, छोटा मोटा क्लैश पुलिस और उसके बीच में हुआ था। तो गवर्नमेंट को शायद बात करना चाहिए, या फिर उनको समझाना चाहिए, उनको गारंटी में लेना चाहिए लोगों को कि नहीं, एमएसपी नहीं जा रही। तो गवर्नमेंट का काम है समझाना, वहीं एक हमारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है जैसे भी कहीं भी अगर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो कैसे न कैसे इसको एंटी नेशनल दिखा देते हैं, या फिर अगेंस्ट इंडिया दिखा देते हैं। तो ये सब भी मीडिया को अच्छे से सपोर्ट में लेना पड़ेगा, मीडिया को बात रखनी पड़ेगी फार्मर्स की कि देखिए फार्मर्स के ये इश्यूज़ हैं, उनको पॉजिटिव थिंक करना पड़ेगा। मीडियाज़ का और हमारा बहुत बड़ा रोल है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह सब अलाउ है। अगर आपको भी अगर किसी बात से गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगती, तो आप भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी का पार्ट है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 3 दिसंबर को जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बोला है कि वो बात करेंगे, तो हम देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। पिछले जितनी भी बात हुई थी उन सब में ये हुआ था कि गवर्नमेंट फार्मर्स की नहीं सुन रही थी, लेकिन ये बता रही थी कि देखिए देखिए ये फ़ायदे भी हैं, ये भी फ़ायदे, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, वो फ़ायदा, लेकिन जो फार्मर्स की बात है वो नहीं सुन रही थी। तो हम तो यही चाहते हैं कि फार्मर्स की बात सुनी जाए, प्राइवेट में भी एमएसपी का टर्म जोड़ा जाए। बाकी हम देखते हैं, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आगे इस वीडियोस में, आगे जो आने वाली वीडियोस है उसमें डालता रहूँगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर। ओके।